ठीक है, मैं इसको शेयर कर देता हूँ कम्युनिटी ग्रुप में। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज हम लाइव हैं सिराज शाह साहब के साथ, जो कि काउंसलर के कैंडिडेट हैं। तो उनसे आज हम डिस्कस करेंगे उनका what actually motivate them to come to fight as a councillor election, and their plan, and what are the issues of the Ward 3. So that all we will discuss with him. So thank you इंशाल्लाह, very इंशाल्लाह। much. Welcome to the show. जी, जनाब, So अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो आप मच। ये बताएं कि आप थोड़ा अपना अपना आपको इंट्रोड्यूस कराएं, और ये बताएं कि आप क्यों समझते हैं कि आप एक बेहतर कैंडिडेट हैं वार्ड 3 के लिए। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले थैंक यू सो मच आरिफ भाई, आपने मौका दिया बोलने के लिए। मेरा नाम सिराज शाह है। मैं कैलगरी का बोर्न एंड रेज़्ड हूँ। पाकिस्तानी बैकग्राउंड से है मेरी फैमिली। इससे को 20 ईयर्स ज़्यादा हो गए यहाँ पे। कैलगरी से हमारा बैकग्राउंड है, पिंडी से। तो मेरे जो सबसे बड़ी रीज़न थी रन करने के लिए और काउंसलर के लिए जाने के लिए, सबसे पहले मेरा पर्सनल बैकग्राउंड, मेरे एजुकेशन की बैकग्राउंड यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी से मैंने इंटरनेशनल रिलेशंस और पॉलिटिकल साइंस की डिग्री किया। मैं रियल एस्टेट का भी काम करता हूँ। मैंने एडवोकेसी में और फंड रेजिंग में बहुत ज़्यादा काम किया पिछले 5-6 साल में। सो जो सबसे बड़ी रीज़न थी सामने आने के लिए, वो ये है कि जो एज ए कम्युनिटी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे हर लेवल के ऊपर रिप्रेजेंटेशन हो और लेवरेज हो एज ए कम्युनिटी। और जो काउंसलर का जो काम होता है एज एन इंडिपेंडेंट, वो पार्टी के साथ कोई एसोसिएटेड नहीं होता, कुछ नहीं होता। वो एज एन इंडिपेंडेंट जो काम कर सकता है, वो काफ़ी सारे दूसरे पॉलिटिशियंस या जो हमारे पब्लिक सर्वेंट्स हैं, वो काम नहीं कर सकते। वो जिस तरीके से कम्युनिटी के लिए एडवोकेट कर सकते हैं। और मुझे जो क्या हमेशा से फीलिंग थी कि नॉर्थ कैलगरी में स्पेशली विज़न कोई नहीं था लीडरशिप के लिए, कि हमारे विज़न की ज़रूरत है कि जो नॉर्थ कैलगरी के रेज़िडेंट्स हैं, चाहे वो जो वार्ड 3 में आता है, पैनोरामा हिल्स, कवेंट्री हिल्स, कंट्री हिल्स, हार्वेस्ट हिल्स वगैरह जो इलाका है, उसमें कोई विज़न के साथ कोई नहीं आ रहा है कि कोई एक नया विज़न कोई लेके आए, और जो प्रॉब्लम्स लोग फेस कर रहे हैं डे टू डे के ऊपर, वो उसको कैसे सॉल्व करें। सो इस वजह से मेरा था कि मैं सामने आऊँ और अपना पॉलिटिकल अरीना में अब एक जंप करूँ, कि ताकि हम थोड़ा-सा इम्पैक्ट बना सकें इंशाल्लाह। जी, बहुत शुक्रिया जी, सिराज शाह जी। सो अभी आप लोगों की कैंपेन कर रहे हैं डोर टू डोर, वो क्या इश्यूज़ बता रहे हैं अपने वार्ड 3 के? आपके इश्यूज़ क्या हैं? किसी चीज़ को सॉल्व करने से पहले ये पता लगे कि उनके इश्यूज़ मालूम होने चाहिए। डेफ़िनेटली। सो इसमें 3-4 बहुत की इश्यूज़ हैं, जिसके साथ-साथ मेरे जो पॉलिसीज़ हैं, वो उसी के मुताबिक इश्यूज़ बने हुए हैं। सबसे पहले क्या, जो लोगों के इश्यू अफ़ोर्डेबिलिटी का फैक्टर है, वो अफ़ोर्डेबिलिटी का जो यानी प्रॉपर्टी टैक्स और यूटिलिटी फ़ीस जो हर रोज़ इंक्रीज़ हो रहे हैं। अभी रिसेंटली सिटी काउंसिल ने पास किया कि नेक्स्ट साइकिल में के लिए, जो नवंबर के लिए, वो 5.4% अपनी हमारी जो प्रॉपर्टी टैक्स है, वो इंक्रीज़ करेगी। वो एक लोगों के लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट बर्डन है, क्योंकि चीज़ें महँगी होने होना शुरू हो गई हैं, सारा कुछ है। वो एक वार्ड 3 के लिए, स्पेशली लोगों के लिए बहुत ही बड़ा बर्डन है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है इसमें, वो ये है कि कैलगरी की प्रॉपर्टी टैक्सेस इन कंपैरिज़न टू अदर सिटीज़ थोड़ी कम है, लेकिन इंक्रीज़ होते हुए हमारी सर्विसेज़ उस लेवल की मैच नहीं कर रही। तो प्रॉपर्टी टैक्स इंक्रीज़ हो रही है और सर्विसेज़ हमारी नीचे जा रही हैं। सो ये एक सबसे जो नंबर 1 चीज़ है जो कह सकते हैं। नंबर 2 जो चीज़ है, वो ट्रांज़िट है। ट्रांज़िट बहुत ही नॉर्थ कैलगरी में ट्रांज़िट का जो एक्सेस जो है, एक जो सबसे बात है, जो ग्रीन लाइन हमें प्रॉमिस किया गया पिछले 20 साल के लिए, वो अभी तक नहीं आया। और मोस्टली जो दूसरे कैंडिडेट्स ने कह दिया कि वो गिव अप करके हैं, कि एलआरटी को नॉर्थ कैरोलिना में नहीं आएगा। वो भी एक फैक्टर है। और जो हमारी बीआरटी की सर्विसेज़ हैं, वो भी अप टू पार नहीं है। ये सेकंड इश्यू है। तीसरा जो इश्यू है, वो सेफ्टी का इश्यू है, कि हमारी जो पुलिस और फायर की रिसोर्सेज़ हैं, वो उस लेवल के नहीं हैं, जो हमारे जिस तरीके से कम्युनिटीज़ ग्रो कर रही हैं, उस लेवल तक नहीं है। और जो आखिरी इश्यू है, वो ये है इंफ्रास्ट्रक्चर का इश्यू। वो ये है कि जो हमारी ट्रैफ़िक है, वो ज़्यादा होती जा रही है। जो हमारे रोड्स और साइडवॉक्स के जो इश्यूज़ हैं, स्नो रिमूवल, इस तरह की जो डे टू डे सिटी की जो सर्विसेज़ हैं, वो उस लेवल के नहीं हैं कि बंदा कैसे कि जो बंदा प्रॉपर्टी टैक्स पे कर रहा है, जो बंदा कंट्रीब्यूट कर रहा है, वो उस लेवल का नहीं है कि बंदा कह सके कि वो जस्टिफाइड है। जी, बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया है। ग्रीन लाइन का जो मुझे पता लगा है
कि वो तो मेरा ख्याल से एबर्डन कर दी है उसके लिए एग्जैक्टली। नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ में के नहीं लिए वो आएगी बिल्कुल वो लाइन, साउथ क्योंकि वो पॉसिबल साउथ नहीं के है। डायरेक्शन। या उन्होंने एग्जैक्टली यही किया कि तो उसका वो तो बजाय मेरे ख्याल नॉर्थ की से तो तरफ। वो खत्म ही हो गया है, ग्रीन लाइन का तो एग्जैक्टली वो नॉर्थ एग्जैक्टली। वेस्ट, क्योंकि वो नॉर्थ वेस्ट से अगर आती तो उसकी बहुत ज्यादा कॉस्ट आ रही है, 2 बिलियन के करीब। और उसमें जो है आपने बो रिवर के ऊपर एक ब्रिज बनाना है, और से अगर सेंटर स्ट्रीट से लेकर आए तो रोड के आने की जगह नहीं है। तो मैं वो हम्म। तो अबंडन कर दिया। अभी मेन इशू एक ग्रीन लाइन का ये है कि साउथ ईस्ट में वो बना रहे हैं, क्योंकि साउथ ईस्ट में कोई इशू नहीं है, लेकिन उसमें जो डाउनटाउन का बना हुआ है कि उसको किस तरह से लेकर आए, ओवरहेड करें, अंडर डिग करें, टनल करें, किस तरह से उसको लेकर आए। तो वो ग्रीन लाइन किस तरह से इन्होंने शुरू कर दी बगैर किसी फिजिबिलिटी रिपोर्ट, एज वो वर्केबल है या नहीं है। अब ऑयल एंड गैस की पाइपलाइन होती है, उनकी सिर्फ इन्वायरमेंट में 10 ईयर लगा देते हैं ये, और आई सी। वो पड़ी रहती है फाइल, जिसमें कोई शहर के अंदर से नहीं लाइन जानी, कहीं से कुछ नहीं होना। तो ये लाइन ए ग्रीन का वर्ड सुनकर इन्होंने शुरू कर दी है, और ये मेरे ख्याल से किसी तरह से कंप्लीट नहीं होगी। इसका कोई ऑल्टरनेट है आपके पास, एक ग्रीन लाइन का ट्रांसपोर्ट बीआरटी को बढ़ाएं। जैसे आप जहाँ रहते हैं उसके पास ही लैंडमार्क सिनेमा के सामने ही ये या है जो नॉर्थ पॉइंट का बस टर्मिनल स्टॉप, है, यस। और वही लोग या अपनी गाड़ियां पार्क करते हैं, और वहीं से 301 अगर किसी को डाउनटाउन को जाना है तो उसके आपके पास क्या ऑल्टरनेट है? अगर ग्रीन लाइन का तो कोई चांस नहीं लग रहा मुझे कि वो बनेगी यहाँ तक। एक्सलेंट क्वेश्चन। सो इसमें जो सोल्यूशन है, मैंने इसके ऊपर आर्टिकल भी लिखा था जो कैलगरी हेरल्ड के ऊपर है, जो मेरा क्या विजन है ट्रांजिट के ऊपर, कि क्या हमारे नॉर्थ कैलगरी के लिए ट्रांजिट का क्या फ्यूचर का विजन होना चाहिए। सबसे पहले जो हमारे क्या है कि शॉर्ट टर्म के लिए हमें इंक्रीज बीआरटी की ज़रूरत है। और उसका जो सबसे बेस्ट सोल्यूशन वो ये है कि अभी तक जो बीआरटी जो जा रही है, उन्होंने उसको मैक्स ग्रीन का नाम दिया। उसको सिर्फ नॉर्थ पॉइंट तक उसको एक्सेस मिलता है, जो जिसका आप मेंशन करें। उसमें हमारे ठीक। लिए जो इम्पोर्टेंट है, जो कि शॉर्ट टर्म में हम 144th एवेन्यू जो नॉर्थ साइड है, जो जहाँ पे लिविंगस्टन और कैरिंगटन है, वहाँ तक हमारी बीआरटी होनी चाहिए। सबसे पहले ये बात है। और जो बीआरटी भी है, अक्सर हम क्या करते हैं कि नॉर्थ एंड साउथ पे हम बीआरटी सिर्फ करते हैं, लेकिन जो रियलिटी क्या है कि लोग सिर्फ नॉर्थ एंड साउथ नहीं चाहते। अगर हम कैलगरी को एक्सेसिबल बनाना चाहते हैं तो हमें ईस्ट और वेस्ट के लिए भी, लेट्स से कंट्री हिल्स के ऊपर, वो भी हम बना सकते हैं। जो लोग अक्सर लेट्स से स्काई व्यू से या इन इस तरह के इलाकों से जो कम्यूट करते हैं, वो अक्सर क्या करते हैं कि यानी उनको 20-30 मिनट्स लग जाते हैं नॉर्थ पॉइंट तक पहुंचने के लिए। नॉर्थ पॉइंट से फिर एक दूसरी तीसरी चौथी बस लेते हैं, और फिर उनको 2 से 3 घंटे लग जाते हैं सिर्फ अपनी कम्यूट के लिए। सो हमें सिर्फ नॉर्थ साउथ की बीआरटी की भी सोल्यूशन नहीं चाहिए, हमें ईस्ट वेस्ट की भी हमें सोल्यूशंस की ज़रूरत है। ये एक सबसे पहले जो हमारे लिए शॉर्ट टर्म जो फेज़ है वो हमारे लिए ज़रूरत है। जो सेकंड क्या बात है, वो ये है कि नॉर्थ कैलगरी के लिए एलआरटी का कम से कम प्लान की ज़रूरत है, कि हमें लॉन्ग टर्म हमें सोचना चाहिए कि हम कैसे फीजिबिलिटी बनाएं कि हम नॉर्थ कैलगरी में एलआरटी को कैसे लेके आएँ। सो इसका जो मैं सोल्यूशन प्रपोज करता हूँ, जो सबसे बड़ा जो ग्रीन लाइन का इशू क्या है कि चाहे वो सेंट्रल स्टेट का हो, जो इशू क्या है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है या फेडरल गवर्नमेंट जो है, वो विलिंग नहीं है कि फंडिंग देने के लिए, कि जो इतना बड़ा प्रोजेक्ट को करने के लिए। हालांकि दूसरी सिटीज़ तो इस तरह के बैरियर्स के साथ सेंट्रल स्टेट को इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, अगर थोड़ा सा बंदे बंदे के अंदर पॉलिटिकल विल हो कि इन इश्यूज़ को सॉल्व किया जाए, फिजिबिलिटी बनानी चाहिए। तो जो मेरा सोल्यूशन क्या है वो इसका है कि हम इस तरह करें कि हम एयरपोर्ट से 96 एवेन्यू तक और 96 एवेन्यू से डाउनटाउन तक एक नया एलआरटी का लाइन बनाएं। इसको एक नया नाम दें, जिससे मैं कहता हूँ टील लाइन। और इस पे सिटी ने फिजिबिलिटी स्टडीज ऑलरेडी किए हुए हैं, प्रोविंस ने भी फिजिबिलिटी स्टडीज इसके ऊपर किए हुए हैं। ये सोल्यूशन पॉसिबल है, लेकिन इसमें हमें लॉन्ग टर्म विजन की ज़रूरत है कि हम किस तरीके से डेवलप करें कि ताकि लॉन्ग टर्म इश्यूज सेंट्रल स्टेट के ऊपर या इस तरह के इलाके के ऊपर इश्यूज ना हो, और हम लॉन्ग टर्म तरीके से इस सोल्यूशन को लेके आए कि कैलगरी एयरपोर्ट टू डाउनटाउन का हमारा अभी तक कोई सोल्यूशन नहीं है, और इस सोल्यूशन को बनाने के लिए एक टाइम लगेगा। तो शॉर्ट टर्म के लिए बीआरटी हम एक बनाएं, और लॉन्ग टर्म के लिए हम एयरपोर्ट टू डाउनटाउन का एक अच्छे तरीके से सोल्यूशन, जिसके ऊपर फिजिबिलिटी और काम हुआ हुआ है, इसके ऊपर मैंने स्टेक होल्डर्स के साथ ऑलरेडी पहले से ही बात की हुई है। सो ये डेफिनेटली एक सोल्यूशन शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म हमारी ये ज़रूरत है। जी बिल्कुल। जहां तक आपने एयरपोर्ट की बात की है, ग्रीन लाइन 96 से
वहां तक लेके जाएंगे, एयरपोर्ट तक, और एयरपोर्ट से आगे तो ब्लू लाइन होगी जो ऑलरेडी मेरे ख्याल से प्लान में है इनके, जो, लेकिन वो आप डाउनटाउन के लिए यूज नहीं कर सकते। आपको ऐसी ट्रेन चाहिए जो डायरेक्ट आपको डाउनटाउन पहुंचा दे, शॉर्ट वे। उसके बाद कोई डेफिनेटली। पूरा नॉर्थ ईस्ट आएगा, वहां से नॉर्थ ईस्ट से बालो मैक्सवेल और वो सारा करके फिर डाउनटाउन बहुत लंबा है। तो ये हुँ, ट्रेन तो बस ये वो एयरपोर्ट के लिए होगी। ऑलरेडी वो हुँ, मेरे ख्याल से प्लान में है कि नॉर्थ ईस्ट से ट्रेन को एयरपोर्ट तक लेकर आएंगे। तो इसका वो मुझे कोई वर्क नहीं नजर आ रहा, क्योंकि फिर आप अगर यहाँ से डाउनटाउन किस तरह जाएंगे, आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। अगर वो बना भी दें ट्रेन, यहाँ से 96 से ले जाएं एयरपोर्ट, एयरपोर्ट से आके नॉर्थ ईस्ट, और वो बहुत सारे स्टेशन है वहां पर, वहां से होते हुए, तो ये बगैर किसी प्लानिंग के बहुत हैरानी होती है। इस तरह के मुल्कों में भी ये काम बिलियंस ऑफ डॉलर का प्रोजेक्ट है, वो बीच में हैंग हुआ हुआ है इस वक्त। हुँ, उसका ना कोई सही नॉर्थ ईस्ट का, नॉर्थ ये जो आपके नॉर्थ वेस्ट में आना था वो वाला अबॉर्डन कर दिया। साउथ ईस्ट का अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ कि उसको डाउनटाउन में किस तरह से लेकर आएंगे। वो भी अभी, वो आज ही कल उनकी मीटिंग हुई है सारे मेयर की, तो इस पर भी बात हुई है कि पहले लोगों से वो पूछेंगे, ये पता नहीं क्या क्या उन्होंने डिस्कस किया, वो मैंने आज ही देखा था उसका। हुँ, वैसे आपके जो वार्ड 3 के और क्या इश्यूज हैं, जो आपके पर्टिकुलर वार्ड 3 के इश्यूज हैं, लोगों को, जो हुँ। लोग आपको बताते हैं? सेफ्टी एक एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इश्यू है जो वार्ड 3 में इश्यू है। आज पिछले 1 हफ्ते में वार्ड 3 में 3 आग लगे हैं और तीनों दफ़ा जब मैं सीन पे गया, मैंने फायर फाइटर से बात की, मैंने फायर फाइटर यूनियन से भी बात की। इश्यू जो वार्ड 3 में क्या है, वो ये है कि जो फायर के रिसोर्सेज़ हैं, चाहे वो फायर के जो ट्रक्स हो जाएँ या इस तरह के जो रिसोर्सेज़ हैं, जो एसेंशियल रिसोर्सेज़ जिसे हम कहते हैं, वो उनके पास नहीं है। जो इनफ जिसे कह सकें कि अगर कोई मल्टीपल टाइम्स में या ये वो आग लग जाए, उनके पास इतनी रिसोर्सेज नहीं है कि उस आग को या उस तरह की प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं एक एक कम टाइम में। और उस वजह से इशू क्या होता है कि अम, अगर लेट्स से एक घर जल रहा होता है, अगर वो टाइम पे नहीं आते तो 2 या 3 घर जल जाते हैं। और यही हमारे सामने पिछले 1 हफ्ते में एक लिविंगस्टन में हुआ और 2 कवेंट्री हिल्स में फायर हुए, दोनों इसी वार्ड के अंदर, जिसमें से 2 या 3 घर उस फायर में डैमेज हुए, इसी वजह से कि फायर के रिसोर्सेज नहीं थे कि वो क्विकली और ऑन टाइम उस चीज़ को प्रिवेंट कर सकें। सो सेफ्टी का एक ये बहुत बड़ा कंसर्न है कि जब रिसोर्सेज ही नहीं है तो हम उस रिसोर्स को हमें डालने के लिए वो एक डेफिनेटली इम्पोर्टेंट है। सेकंड जो मैंने उसको रेफरेंस भी किया था, वो इंफ्रास्ट्रक्चर रोड्स का इशू है। चाहे बुडिंगटन ट्रेल को ले लें या जो हार्वर्ड हिल्स बुलेवार्ड को ले लें या इस तरह की जो मेजर ट्रैफिक वाले जो रोड्स हैं, वो उसके ऊपर क्योंकि हमने डेवलपमेंट तो कर लिया लिविंगस्टन और कैरिंगटन में और लोग भी बुला लिए हैं, लेकिन हम बजाय हम इंफ्रास्ट्रक्चर को पहले सूट करने के लिए हम घर पहले बनाना थे, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर को बाद में उसको उसको बिल्ड करते हैं। सो हमें ये फ्लिप करना चाहिए कि जो ट्रैफिक के जो इश्यूज़ हैं या जो ये प्रॉब्लम्स हैं, हम बजाय घर पहले बनाएँ, हम पहले ट्रैफिक और इंफ्रास्ट्रक्चर के इश्यूज़ पहले सॉल्व करें ताकि जब पॉपुलेशन और एक जगह की इंक्रीज़ हो जाए, सो वो बर्डन ना पड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, चाहे वो रोड्स हो जाएँ या इस तरह के जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोजेक्ट्स हैं, वो ना वो ना हो। जो थर्ड क्या बात है वो इसमें वो ये है कि जनरल जो फीलिंग है वार्ड 3 के रेज़िडेंट्स के अंदर, वो ये है कि अ, वार्ड 3 को फ़ील हो रहा है कि हम बिल्कुल इग्नोर हो चुके हैं पूरी सिटी की डिसीजन मेकिंग में और बाकी एस्पेक्ट से। मिसाल के तौर पे बिल्कुल एक नॉर्थ पॉइंट के करीब जहाँ पे आप लैंडमार्क सिनेमा का आप कह रहे थे, वहाँ बिल्कुल एक करीब 6 एकड़ का लैंड पड़ा हुआ है जो हेल्थ सेंटर के लिए डेज़िग्नेट हुआ हुआ था और है, और एएचएस उस प्रॉपर्टी को ओन करता है। और वो पिछले 20 साल के लिए एएचएस और सिटी ने वो लिम्बो में रहे कि यहाँ पे एक हेल्थ सेंटर बनना है, नॉर्थ कैलगरी का हेल्थ सेंटर बनना है। और जो नॉर्थ कैलगरी हमारी वार्ड 3 की पॉपुलेशन 80,000 से ज़्यादा है, सो ऑलमोस्ट 80 से ज़्यादा की हमारी पॉपुलेशन होती जा रही है। और फिर भी हमारा कोई हेल्थ सेंटर नहीं है, इस तरह के जो रिक्रिएशन सेंटर्स हैं या जो जो इस तरह की जो इंफ्रास्ट्रक्चर के जो प्रोजेक्ट्स हैं, वो नहीं है। तो जनरल जो फीलिंग है वो ये है कि कई चीज़ें हमें प्रॉमिस की गई हैं, चाहे वो हेल्थ सेंटर हो जाए, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हों, चाहे वो ग्रीन लाइन हो जाए, चाहे वो ट्रांजिट के हो जाएँ, और अ, हमें लीडरशिप इस तरह की नहीं मिली कि ताकि जो चीज़ें हमें प्रॉमिस की गई हैं वो हमें नहीं मिली। सो इसके लिए हमें एक नए लीडरशिप की ज़रूरत है जो एक्टिव तरीके से इन प्रोजेक्ट्स को परस्यू करे, ताकि हम शॉर्ट टर्म के लिए भी इश्यूज़ करें और लॉन्ग टर्म के लिए भी हम इस तरह के इश्यूज़ को सॉल्व करें।
जी, बहुत बहुत अच्छी तरह आपने एक्सप्लेन किया, बहुत अच्छा आपने बताया। अच्छा, ये आपके वार्ड 3 की पहले काउंसलर थी ज्योति गुंडाक, फिर हम्म। काउंसलर है जास्मीन मियाँ, ज्योति गुंडाक मेयर है। अगर अभी भी वार्ड 3 इग्नोर हो रहा है तो फिर क्या, और कौन से वक्त में इसे वो किया जाएगा, जब मेयर भी आपके वार्ड की और काउंसलर भी उन्हीं के ग्रुप की, जो यूनियन ने सपोर्ट किया था जिन्हें। तो हाँ, ये इसकी लीडरशिप वजह का क्या है प्रॉब्लम है। इग्नोर होने की? मेरे तो कोई वजह नहीं समझ में आ रही है। अगर अभी भी इग्नोर हो रहा है तो फिर कौन सा ऐसा सेटअप आएगा कि जिसमें आपका वार्ड पाइप के लिए सारा कुछ काम होगा? जो आप हेल्थ के इश्यू बता रहे हैं ये सारे रिलेटेड हैं अल्बर्टा प्रोविंशियल गवर्नमेंट गवर्नमेंट की, के, यस। ये उनके नहीं है सिटी ऑफ कैलगरी के। अब कोई फ्रेंडली हुकूमत आए, कोई ऐसी फ्रेंडली भी ना आए, ऐसी गवर्नमेंट आए जो एंटी ना हो उनके, तो वो उनसे हम्म। जाके बात करे हेल्थ मिनिस्टर से। ये तो एंटी हैं जो आपस में समझे अंडर कवर एनडीपी है ये ज्योति हम्म। गुंडा जो है। तो ये तो उनको और बदनाम करने के चक्करों में रहते हैं। जैसे जब से हेल्थ केयर, ये प्रॉपर्टी टैक्स 94 से इन्होंने रूल बदला था, जो स्कूल का प्रॉपर्टी था वो इनको सिटी को दे दिया था कि आप लोग कलेक्ट करके दें। तो ये उसने नैन्सी ने अपनी लास्ट राउंड में ये इशू निकाला, जी हमें तो इतने परसेंट प्रोविंस को देने पड़ते हैं और इसलिए हम वो है ना बढ़ा रहे हैं प्रॉपर्टी टैक्स। सो ये जब तक ये आपस में लड़ते रहेंगे कोई इशू आपका सॉल्व नहीं होगा। ये लोग अपने वो अचीव कर लेते हैं जो इनको करना होता है। और जहां तक ये आपकी बता रहे हैं कि कम्युनिटी पहले बने, रोड्स पहले बने, बिल्कुल इस तरह होना चाहिए। आपका काम हॉस्पिटल बनाना नहीं है, आपका काम स्कूल बनाना नहीं है, आपका काम इसको पॉसिबल बनाना है कि लोग कम से कम वक्त में हॉस्पिटल पहुंच जाएं, कोई उन्हें ट्रैफिक की रुकावट ना हो या मुख्तलिफ वेज हो। अगर एक रास्ता ज्यादा वो है बंद है तो किसी और से निकल के चले, ये सिटी वालों का काम है। तो सबसे हम्म। पहले इन्हें अपने असल काम के ऊपर फोकस होना है, तो फिर ही ये लोग कुछ डेफिनेटली। कर सकते हैं। अच्छा, सिटी आपका कंट्रोल की जाती है सिटी मैनेजर से, एडमिनिस्ट्रेटर से, वो काउंसलर को बताते हैं, वो सारी प्लानिंग डिवीजन वहां से होती है। तो आप किस तरह काम करेंगे अगर जब आप इलेक्ट हो जाएंगे तो? इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन या इसमें जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट वो ये है कि लोग अक्सर सिटी काउंसिल का रोल अंडरस्टैंड नहीं करते। सिटी काउंसिल का क्या रोल है कि एज अ सिटी काउंसिलर आप एक तरह से सिटी के मैनेजमेंट के ऊपर आप एक बोर्ड हैं, और आपका काम है कि आप सिटी के चाहे मैनेजर हो जाएं या कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव जो स्टाफ हैं, वो आपका काम है कि वो आपके लिए अकाउंटेबल हैं और दूसरी तरफ नहीं है। सो अक्सर क्या होता है कि जो सिटी की मैनेजमेंट है वो काउंसिल को डिक्टेट कर रहा होता है, लेकिन रियलिटी क्या है कि काउंसिल ने अक्सर नहीं, मैनेजमेंट को ये मेरे डिक्टेट ख्याल करना से है। हो ही यही रहा है। जब से वो इनको ये तक बताते हैं कि आपने यस वोट डालना है या नो वोट डालना है किस पर, वो भी एग्जैक्टली। यही बता रहे होते और इसको जो रिलेशनशिप है इसको फिक्स करने की ज़रूरत है कि काउंसिल का जो रोल है वो है एज एन ओवरसाइट बॉडी टू द सिटी एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। सो इस रिलेशनशिप को मैनेज करने के लिए आपको एक तो सबसे पहले कोलैबोरेट करना है उनके साथ। तो ये तो है ही है, सबसे पहले जो बात है कि अगर आप किसी को एनिमी बना दें तो वो आपके साथ काम नहीं करेंगे, डजेंट मैटर कि आप सही हों या गलत हों। लेकिन सेकंड क्या बात है, लाइक आपको उनको अकाउंटेबल भी करना पड़ेगा, आपको और पब्लिक के साथ अकाउंटेबल करना पड़ेगा कि हमें ये इस तरह की चेंजेस की ज़रूरत है। आप हमें कैसे एक दूसरे के साथ हम वर्क टुगेदर करेंगे कि ताकि हम इन चेंजेस को लेके आएँ। और ये जो ओवरसाइट का जो रोल है ये अक्सर लोग अंडरस्टैंड नहीं करते। और मेरा इसमें डायरेक्ट एक्सपीरियंस वो ये है कि मैं गवर्नर रहा हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी के अंदर, जिसमें जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स था उसी का एग्जैक्ट सेम रोल था कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी मैनेजमेंट के साथ वो एज एन ओवरसाइट बॉडी थी। और वो मैं मिनिस्टर अपॉइंटेड था एज ए गवर्नर। मेरा काम ही यही था कि मैं जो एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे वो बजटिंग हो जाए, चाहे वो जो डे टू डे का जो काम है यूनिवर्सिटी का और जो बड़े इंस्टीट्यूशन का जिसका बिलियन बिलियन डॉलर में जो बजट जाता है, वो मेरा काम ही ये था कि सिटी या जो यूनिवर्सिटी की जो मैनेजमेंट है उसको अकाउंटेबल करें कि हम किस तरह के सॉल्यूशंस निकालें इन प्रॉब्लम्स को। और वो मैंने किया, और इस वजह से मेरा एक एक्सपीरियंस है कि हम एज एन ओवरसाइट बॉडी हम किस तरीके से मैनेजमेंट के साथ काम करें कि ताकि हम रिजल्ट्स भी निकाल सकें, और लेकिन हम अकाउंटेबल भी हों एक दूसरे के साथ। और वो जो जो रिलेशनशिप है वो बस इंटरपर्सनल पॉलिटिक्स है मोर देन एनीथिंग, कि हम क्या आप एक दूसरे के साथ किस तरीके से काम करें, इंटरेस्ट बेस के साथ कैसे काम करें, किस तरह के ग्रुप्स को निकालें कि ताकि हम सिटी मैनेजमेंट और इन सबको अकाउंटेबल करें। हैं। अच्छा जी, अभी बहुत सारी काउंसलर, ये जो इलेक्शन हो रहा है इसमें आपस में पार्टी बन गई है इनकी,
अभी मुझे हुँ, नाम याद नहीं आ रहा है कौन-कौन से, एक सोनिया शार्प की है और एक कंज़र्वेटिव वो फर्स्ट पता नहीं किस तरह की मुख्तलिफ पार्टीज़ हैं। तो आप किसी पार्टी का हिस्सा हैं या आप नहीं, इंडिपेंडेंट आ रहे हैं? और मैं इंडिपेंडेंट आ इंडिपेंडेंट रहा हूँ। में कितना चांस है कि आप इनके काउंसिल के साथ काम कर लेंगे? जो काउंसलर आ रहे हैं, एक तो वो दी कैलगरी फ्यूचर के सारे एंडोर्स हैं, जो हुँ। यूनियन वाले हैं, जो पिछली मर्तबा बहुत आए थे मेजॉरिटी में। तो आपके इंडिपेंडेंट किस तरह से काम कर सकते हैं इनके साथ? डेफ़िनेटली। सो सबसे पहले जो क्या होता है कि जो हमारी सबकी एक्सपेक्टेशंस है, जब भी मैंने किसी से कन्वर्सेशन किया डोर्स के ऊपर, हर बंदा चाहे जो भी हो जाए वो क सिटी की म्युनिसिपल पार्टीज़ के 100% खिलाफ है। मोस्ट जो कंस्टिट्यूएंट्स जो वास्ट मेजॉरिटी वो चाहते हैं कि आप इंडिपेंडेंट हों और जो हमेशा से काउंसिल रही है वो इंडिपेंडेंट ही रही है। यानी जो काउंसलर्स इलेक्ट हुए हैं, हालाँकि उनके अपने पर्सनल पार्टी के एफिलिएशन शायद होंगे जिस तरह आप कह रहे थे। लेकिन फिर भी एक एज़ एन इंडिपेंडेंट ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कंस्टिट्यूएंट्स के लिए, और ये मैंने डोर्स पे सुना है कि लोग ये नहीं चाहते कि कम्युनिटीज़ फर्स्ट या अ बेटर कैलगरी पार्टी की तरह एक कोई कैंडिडेट आए और अगर ये पार्टी चाहते हैं तो ये काउंसिल में डिसफंक्शन और होगी बजाय एक कोलैबोरेशन के साथ। तो ये सबसे पहले बात। सेकंड जो क्या बात है वो ये है कि एज़ एन इंडिपेंडेंट आप मेरी सिर्फ़ एक इंटरेस्ट है और वो ये है कि हम वार्ड 3 के लिए, जो नॉर्थ कैलोरी के लिए जो एक्चुअल जो मेरे मकसद हैं, पॉलिसीज़ हैं, उनको कैसे एडवांस करें। और जब हमारा मकसद एक ही ये होता है तो मैं केयर नहीं करता कि चाहे वो कंज़र्वेटिव हो या लेफ्ट लीनिंग हो, चाहे वो यूनियन बेस्ड हो, चाहे वो राइट लीनिंग हो। मैं हर बंदे के साथ काम करूँगा कि ताकि हमारा जो एक्चुअल जो काम करने वाला है, जो सिटी का काम करने वाला है, अगर रोड बिल्ड करना है, डज़न्ट मैटर कि वो वो रोड कंज़र्वेटिव भी नहीं हो सकती या एनडीपी भी नहीं हो सकती, रोड रोड है। और इसी तरीके से हम एक सबके साथ कोलैबोरेट करें, पॉलिटिकल तरीके के साथ हम इंटरेस्ट बेस के साथ कोलैबोरेट करें। और ये पास्ट में भी मैंने किया हुआ है। मैंने लिबरल्स के साथ भी काम किया हुआ है, कंज़र्वेटिव के साथ भी किया हुआ है, एनडीपी के साथ काम किया हुआ है, जो मैंने एडवोकेसी का काम किया हुआ है। डज़न्ट मैटर कि किस पॉलिटिकल पार्टी के साथ हो, जो रिज़ल्ट्स बनाने होते हैं वो आप सबके साथ बना के एज़ अ कम्युनिटी जब आप एक ताकत दिखाते हैं, तो वो डज़न्ट मैटर कि कौन-सा पार्टी हो, क्या नहीं हो, आप एक रिज़ल्ट्स के तौर पे आप काम कर सकते हैं। सो एज़ एन इंडिपेंडेंट आप डेफ़िनिटली अपने आप को आइसोलेट इस वजह से नहीं होता है कि जब आप एक-दूसरे सबके साथ कोलैबोरेट करना चाहें और अच्छे इंटरेस्ट के साथ काम करना चाहें, तो आप अचीव कर सकते हैं। जी, इसमें 14 काउंसलर हैं, 1 मेयर है, तो आपको कोई भी अगर आइडिया लेकर आ रहे हैं, उसे अप्रूव कराने के लिए आपको 8 वोट चाहिए, इंक्लूडिंग या योर वोट। तो 7 एग्ज़ैक्टली। आदमी आपने अपने साथ मिलाने हैं, अगर आप अपना कोई आइडिया लेकर आ रहे हैं। अब वो उनके ऑलरेडी बनी हुई है पार्टीज़, ग्रुप। अब ब्लैंकेट रीज़ोनिंग के ऊपर जयवती गुंडाग ने डिबेट कराई और पता नहीं क्या कुछ, लेकिन उसको ऑलरेडी डिसाइडेड था कि ये मैंने करना ही करना है। लेकिन उनके साथ काउंसलर थे, वही थे, अब यूनियन बेस जितने थे, उसके पास वोट थे सारे। तो ब्लैंकेट रीजोनिंग इस वक्त बहुत बड़ा इशू बना हुआ है लोगों के ऊपर। अभी आप देखें नॉर्थ ईस्ट में वो सब काउंसलर के ऊपर चीख रहे हैं कि वो रह रहे हैं और उसके सामने हाई राइज कोई बिल्डिंग बन रही है, कुछ बन रहा है, तो बोल रहे हैं हुँ। हमारी सारा यही हमारे वॉशरूम है, यही हमारा वो है बेडरूम है, और वो सामने लोगों के विंडोज है उस पे। तो ब्लैंकेट रीजोनिंग के बारे में क्या ख्याल है आपका? अगर ये दोबारा सिटी काउंसिल में ये आती है रेजोल्यूशन, तो आपका यस वोट है, नो वोट है, आप क्या वोट देंगे इस पर? डेफ़िनेटली इसको जो सबसे पहले क्या होता है कि सिटी ने स्पेशली वार्ड 3 के अंदर इस इश्यू के ऊपर कंसल्टेशन नहीं की। और मैंने भी ये जो जब सिटी काउंसिल का हो रहा था ब्लैंकेट रीज़ोनिंग का, मैंने भी सिटी के साथ बात की थी क्योंकि मेरा रियल एस्टेट का बैकग्राउंड है और मैं रियल एस्टेट में काम करता हूँ। जो एक्चुअल इश्यू है, मैं अफोर्डेबल हाउसिंग जिसके ऊपर ये एक्चुअल काम करते हैं, मैंने इनके साथ बहुत ज़्यादा डिटेल के ऊपर बात की। जो सबसे पहले क्या होता है ये है कि मैं जनरली स्पीकिंग मैं ये कहता हूँ कि किसी चीज़ के ऊपर ब्लैंकेट पॉलिसी हमें नहीं करनी चाहिए। डज़न्ट मैटर कि क्या हो, अगर आप हर चीज़ के ऊपर ब्लैंकेट पॉलिसी अप्लाई कर लें, सो वो एक प्रॉब्लम ही होगा क्योंकि वो हर बंदे के लिए स्पेसिफिक नहीं है। तो ये ब्लैंकेट रीज़ोनिंग का डेफ़िनेटली अगर वो काउंसिल के ऊपर रिविज़िट के लिए आता है, तो मैं उस चीज़ को रिविज़िट करूँगा, कंस्टिट्यूएंट से बात करूँगा और फिर उसके मुताबिक अपना एक डिसीज़न बनाऊँगा कि क्या येस कि क्या नो। और जो अफोर्डेबल हाउसिंग के ऊपर जो सबसे इम्पोर्टेंट पीस ये है कि रीज़ोनिंग इश्यू नहीं है। और ये जब मैंने सबसे बात किया, चाहे वो अफोर्डेबल हाउसिंग के कैरियर्स हैं,
वो जो क्या बोलते हैं कि रीज़ोनिंग हमेशा से हमारा इश्यू नहीं था। हमारा इश्यू क्या है कि जो सिटी की ब्यूरोक्रेसी है, वो जो एक्चुअल जो डेवलपमेंट होनी है और जो प्रॉपर तरीके से डेवलपमेंट होनी है, वो उसको रोकते हैं। और कई चीज़ें सेंस नहीं बनता। मिसाल के तौर पे मैं एग्ज़ाम्पल सुन रहा था कि किसी एक बंदे के 4 प्लॉट थे लैंड के इनर सिटी के अंदर, और 4 प्लॉट आइडेंटिकल थे। कोई फ़र्क नहीं था उन प्लॉट के लैंड में, और चारों को एक डिफरेंट फाइल मैनेजर मिलके और चारों का रिस्पॉन्स डिफरेंट था सिटी ऑफ कैलोरी से। हालाँकि रीज़ोनिंग हो गया, सारा कुछ हो गया, चारों का रिस्पॉन्स कंप्लीटली डिफरेंट था, हालाँकि जो लैंड का जो प्लॉट था वो एग्ज़ैक्टली द सेम था। और ये मसला क्या है? मसला ये है कि ब्यूरोक्रेसी जब एक इस तरीके से जब काम करती है, चीज़ें नहीं होती, और जो एक्चुअल हाउसिंग क्राइसिस है, घर तो हमने बनाने हैं, और हमने यानी प्रॉपर्टीज़ को, ताकि मार्केट थोड़ी-सी स्टेबल हो स्पेशली रेंटर्स के लिए, वो तो बनाना ही बनाना है, लेकिन हम किस तरह बनाएँ और किस थॉटफुल तरीके से बनाएँ कि ताकि जिस तरह आप कह रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट में आपके घर के सामने हाई राइज़ शुरू हो जाए, ये तरीका नहीं है। हमारा स्मार्ट तरीके से हमें ये करना है, और हमें पूरे जो सिटी का प्लानिंग डिपार्टमेंट है, जो इस चीज़ का रिस्पॉन्सिबल है, उसको फुल हमें रिवैम्प की ज़रूरत है कि ताकि जो कैलगरी की डेवलपमेंट हो, वो स्मार्ट तरीके से हो। नहीं, जैसे आप वार्ड 3 में रहते हैं, पैनोरामा का एरिया तो कंप्लीट हो गया है। उसका हुँ, यही है कि कोई बने हुए घर को तोड़ के इनफिल करके दोबारा से कोई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना दी जाए। तो जहाँ हुँ, भी आप बनाएँगे, जिस स्ट्रीट पे बनाएँगे, वो वैल्यू बाकी घरों की खत्म हो जाएगी। जैसे अभी इसमें नहीं, जेवती गुंडाग से पहले नैन्सी के ज़माने में हार्वेस हिल, ये कंट्री हिल के राइट पर गोल्फ कोर्स था। कितने होल का है? 7 या 8 होल का है। वो कंप्लीट 18 होल का नहीं है। 18 वाला तो आपके यहाँ पर बेडिंगटन ट्रेल के ऊपर है, जो हुँ, कंप्लीट करेक्ट। गोल्फ है। तो लोगों ने महंगे घर लिए, बैक व्यू में जरा ओपन स्पेस है गोल्फ की, हुँ, वो सिटी ने अप्रूव किया, और वो सारे जिस वजह से उन्होंने घर लिया है कि जी हमें ओपन व्यू मिलेगा, वो खत्म हुआ, उस घर की वैल्यू खत्म। अब वो उसको अगर सेल करते हैं तो कोई नहीं आएगा जिसके सामने अपार्टमेंट बने हुए हैं। तो ये हुँ, बहुत बड़ा हेडेक है। अभी आप कह रहे हैं, मैं पूछूंगा उनसे अपने कॉन्स्टिट्यूंसी से, अभी तक तो उन्होंने आपको फीडबैक दिया होगा कुछ ना कुछ कि ये ब्लैंकेट रीजोनिंग इस वक्त बहुत बड़ा इशू है। तो हुँ, इसके ऊपर कोई आपकी कोई पॉलिसी हो कोई मुकम्मल, तो वो उसके ऊपर भी है। अच्छा, एक पॉलिसी ये है कि जॉर्ज फ्लाइट का इंसिडेंट हुआ मिनियापोलिस में। एक हुँ, जॉर्ज फ्लाइट गया, ब्लैक मैन, किसी फलस्तीनी स्टोर में, और $20 का फेक वो दिया करेंसी, कोई चीज लेकर। उसे लगा शॉपकीपर को कि ये फेक है। उसने 911 कॉल कर ली, पुलिस कॉल कर ली। पुलिस 3 मिनट या 4 मिनट में पहुंच गई। उसके बाद उसको अरेस्ट करने की कोशिश की, जिसमें डेथ हो गई। उसके ऊपर उसने नी रख दी गर्दन पे, जो भी। उसके बाद एक कंपेन यूएस से शुरू हुई, डिफंड द पुलिस, पुलिस को हुँ, डिफंड कर दो, सोशल वर्कर डील करेंगे। वही मुहिम ये पूरे लेफ्ट यहाँ लेकर आ गए कनाडा के। मैंने कहा हमारे हालात डिफरेंट, हमारी सब चीजें डिफरेंट हैं, बस जो वहां से शुरू हुआ ये शुरू हो गया। तो उसके ऊपर क्या पॉलिसी है आपकी, डिफंड ऑफ पुलिस की? अगर सिटी में दो, एक मर्तबा तो अप्रूव हो चुकी है ऑलरेडी, लेकिन अभी लास्ट काउंसिल में नहीं आई है रेजोल्यूशन। अगर ये दोबारा आती है तो आपका इसके ऊपर क्या स्टैंड होगा? डेफ़िनेटली। आई मीन सबसे पहले क्या बात है कि पुलिस को फंडिंग की ज़रूरत है। कैलगरी और कनाडा की एनवायरनमेंट कंप्लीटली डिफरेंट है इन कंपैरिज़न टू द यूएस। इसमें जो हमारे लिए एक बैलेंस तरीके से हमें अप्रोच करना चाहिए कि जो सबसे पहले जो स्पेशली जो हमारी जो कम्युनिटीज़ हैं, चाहे वो पाकिस्तानी हो जाए, मुसलमान कम्युनिटीज़ हो जाए, हम पुलिस को ट्रस्ट नहीं करते, और ये रियलिटी है। और रीज़न जो पुलिस को ट्रस्ट ना करने के लिए, जो हमारे सामने काफ़ी सारे इंसिडेंट्स जो हुए हैं, जो मैंने खुद देखे हुए हैं, जिसमें से पुलिस एक काफ़ी एग्रेसिव तरीके के साथ कई लोगों को डील किया और हैंडल किया। कई लोग, चाहे वो रील हो या रील ना हो, वो एक पुलिस को ट्रस्ट नहीं करते। तो सबसे पहले क्या बात है कि हम पुलिस को देखें, और किस तरीके से हम कम्युनिटी सेफ्टी के प्रोग्राम्स को लेके आएँ कि ताकि हम उस ट्रस्ट को रीबिल्ड कर सकें। क्योंकि अगर हम पुलिस के फंडिंग को डिक्रीज़ करते हैं, तो उसका ऑटोमेटिक रिज़ल्ट तो ये होगा कि क्राइम इंक्रीज़ होगा। सो इसको बजाय कि हम इस तरह के स्लोगन के ऊपर हम काम करें, हम रियलिटी के ऊपर काम करें कि जो इश्यूज़ जो अब तक रटे, चाहे वो ट्रस्ट का इश्यू हो या इस तरह के जो इश्यूज़ हैं, वो हम किस तरीके से सॉल्व करें। जो सेकंड क्या होता है इसके ऊपर,
वो ये है कि जो पुलिस, और ये मैंने पुलिस ऑफिसर्स से और पुलिस के यूनियंस के साथ काफ़ी लॉन्ग और डिटेल्ड डिस्कशन मैंने की हुई है, और वो भी इस बात के ऊपर 100% एग्री करते हैं, और वो ये है कि उनको पता है कि जो पुलिस ऑफिसर्स हैं वो मेंटल हेल्थ क्राइसिस में को डील करने के लिए वो ट्रेंड नहीं है। वो ट्रेंड हैं टू डील विद क्राइम। कोई बंदा क्राइम कमिट कर रहा हो तो वो उस स्पेसिफिक मकसद के लिए पुलिस ऑफिसर्स ट्रेंड हैं। सो पुलिस के अपने खुद ऑफिसर्स वो खुद कहते हैं कि हमारे लिए ईज़ी होगा कि अगर कोई मेंटल हेल्थ क्राइसिस के साथ गुज़र रहा है, सो उसको बजाय हम ऑफिसर कोई जाए, इससे बेहतर ये है कि वो सोशल वर्कर या ऐसा कोई कोई जो ट्रेंड बंदा हो, वो उसके पास जाए ताकि वो सिचुएशन को डी-एस्केलेट कर सके। और ये खुद पुलिस अब, क्योंकि पुलिस तो हमसे यही कहते हैं कि हमारी ये एक्सपेक्टेशन होती है कि हम क्राइम भी सॉल्व करें, अगर कोई मर्डर होता है या कोई इस तरह का इश्यू होता है वो भी हम सॉल्व करें, अगर कोई नेबर्स के आपस में डिस्प्यूट है वो भी सॉल्व करें, अगर कोई रेंटर्स के आपस में डिस्प्यूट है वो भी सॉल्व करें, अगर कोई मेंटल हेल्थ का कोई इश्यू है, क्राइसिस है, वो भी सॉल्व करें। और वो कहते हैं कि हम एवरीथिंग नहीं, वी कैन डू एवरीथिंग। हमारा एक मकसद है काम करने का, और वो ये है टू स्टॉप क्राइम एंड टू हेल्प सपोर्ट एंड टू फिक्स द सिटी। और हम अगर इस ब्लैंकेट मकसद के लिए अगर हम हो जाएँ, सो हमारी जो एक्चुअल वैल्यू है वो यूज़लेस हो जाती है। सो इस वज़ह से डेफ़िनेटली मैं इस फ़ेवर में नहीं होऊँगा कि हम पुलिस के ऊपर हम फंडिंग को डिक्रीज़ करें। ये एक मैं नहीं कहता कि कैलगरी के लिए बेनिफिशियल होगा। हमें ये ज़रूरत है कि पुलिस की फंडिंग भी इंक्रीज़ हो, लेकिन साथ-साथ हम डिफरेंट प्रोग्राम्स भी इनिशिएट करें कि ताकि जो पुलिस के ऊपर बर्डन हो वो कम से कम हो, कि ताकि हम आइडियोलॉजी के ऊपर हम काम ना करें, हम रियलिटी के ऊपर काम करें। जी, ऑलरेडी अल्बर्टा में बहुत बड़ा सेटअप है। मैं जब से आया हूँ सोशल वर्कर हर फील्ड के मौजूद हैं। आप सिर्फ़ एक चीज़ का नाम लें, ऑलरेडी इनके सोशल वर्कर हैं। तो ये इन्होंने सोशल का और इसका मेंटल हेल्थ का, अगर मेंटल हेल्थ वाला कोई वेपन के साथ है, कोई वो कर रहा है एग्रेसिव, तो उसे आम आदमी नहीं डील कर सकता, उसे इन्होंने ही जाके डील डेफ़िनिटली। करना है, पुलिस। अब ये नॉर्थ वार्ड 5 का क्या इशू है, सारे लोग नए आ रहे हैं, उनको यही नहीं पता कि किसी और कंट्री में आ गए। वो उसी तरह हुँ, गाड़ियां रेसिंग कर रहे हैं, उसी तरह से वो गंदगी मचे गंद फैला रहे हैं सब जगह पे। तो जब तक उनको एक एक मर्तबा गाड़ी रेस कर रहे हैं, कोई पुलिस रोके, कोई टिकट दे, तो फिर उसकी समझ में आएगा कि भाई ये इंडिया नहीं है, अब मैं किसी और कंट्री में आ गया हूँ, यहाँ मुझे इसी के हालात के मुताबिक काम करना है। तो ये तो वो सारे इश्यूज हैं। वो ऑलरेडी बहुत बड़ा सोशल नेटवर्क है, आपका शायद वास्ता नहीं पड़ा हो इससे, लेकिन अल्बर्टा में हर फील्ड के लिए लेडीज के मसाइल और ये वो बहुत बड़ा इनके पास नेटवर्क है। तो हुँ, उसको पुलिस के साथ लिंक करना, वो वहां से यूएस से शुरू हुआ था, वो बगैर सोचे समझे यहाँ इन्होंने लेकर। अच्छा, ये एक अभी फेडरल गवर्नमेंट ने इनको 39 मिलियन पता नहीं कितनी ऐड दी थी कि आप बसेस ले लें, तो 120 इलेक्ट्रिक बसेस 127 ये 2027 तक आएंगी। तो ऑलरेडी एडमिंटन ने बसेस बाय की हैं, बहुत बैड एक्सपीरियंस है। कंपनी जो कंपनी थी वो बैंकरप्ट हो गई, वो उन्हें किसी तरह की सपोर्ट नहीं दे रही है, वो सारी बसें यार्ड पे खड़ी हुई हैं। तो इसके बारे में जो क्लाइमेट चेंज के जो इनिशिएटिव लिए हैं ज्योति गुंडक ने कि मैं क्लाइमेट इमरजेंसी डिक्लेयर की, ये भी बहुत बड़ा इशू बना हुआ है अभी। जैसे बाद काउंसलर कैंडिडेट हैं जी, हम आके इसे खत्म करेंगे। तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? डेफ़िनिटली। सो इसमें जो सबसे पहले जो आप सिटी की जो बसेस की बात कर रहे हैं, उसमें मैं एग्री करता हूँ 100% कि हम 120 अगर बसेस खरीद के और उसका कैलगरी के विंटर के अंदर या जो इस तरह की चीज़ों के ऊपर, वो एक तरह से हम वो एक यूज़लेस इनिशिएटिव है कि हम पैसे सिंक करें इस तरह के इनिशिएटिव्स के ऊपर, जिसका कोई फ़ायदा नहीं है कैलगरी को एज़ अ होल। सबसे पहले ये बात है। सेकंड जो क्या बात है कि जो वार्ड 3 के अंदर जो मोस्टली जो हमारे कंस्टिट्यूएंट्स हैं, वो काफ़ी क्लाइमेट कॉन्शियस हैं। इस वजह से कि हमारे इस तरह के जो पार्क्स और जो क्रीक्स के जो कॉरिडोर हैं, वो यूनिक हैं इन कंपैरिज़न टू अदर पार्ट्स ऑफ द सिटी। सो इस वजह से मैं जो जो मेरा भी फ़ोकस वो ये है कि हम लाइक आई सेड, बजाय हम आइडियोलॉजिकल होने के लिए हम रियलिटी के ऊपर काम करें कि अगर क्लाइमेट के ऊपर काम करना है, सो हम इस तरीके से काम करें कि ताकि कॉस्ट ऑफ लिविंग या इस तरह की जो इश्यूज़ हैं वो इंक्रीज़ ना हो, प्रॉपर्टी टैक्स इंक्रीज़ ना हो। लेकिन इस तरीके से काम करें कि ताकि हम वापस ना जाएँ और हम
और हम किसी एनवायरनमेंट को या कि जो लेट्स से कोई पार्क हो या इस तरह का जो जो पब्लिक प्रॉपर्टी है जो एक लोगों के लिए यूज़फुल है उसको भी ना डैमेज करें। सो वो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है हमारे लिए। और मैं जो स्पेशली जो क्लाइमेट इमरजेंसी के ऊपर अगर स्पेसिफिकली मैं इसके ऊपर अगर बात करूँ, सो इसमें ये है कि जो मोस्टली जो काउंसिल ने उस वक़्त के जो मेजॉरिटी काउंसलर थे, उन्होंने उस चीज़ के लिए फ़ेवर में वोट किया। और काफ़ी सारे उसमें से काउंसलर बाकी कह रहे हैं कि हम हमने रिग्रेट किया उस डिसीज़न को, हमने क्यों उस डिसीज़न को लिया। इस वजह से कि जो हम अक्सर क्या करते हैं कि हम डिसीज़न पहले ले लेते हैं, हम उसकी कॉस्ट बाद में देखते हैं। सो हमें क्या करने की ज़रूरत है कि हम पहले अगर क्लाइमेट इमरजेंसी डिक्लेयर करना ही करना है, सो पहले उसकी कॉस्ट देखें कि उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा कैलोरी के ऊपर। फिर उसके बाद हम सोचें कि क्या ये वर्थ इट है कि नहीं? क्या ये किस तरह के इनिशिएटिव्स अगर ये हम लेके आते हैं, क्या ये लाइफ को अफोर्डेबल करेंगे कैलगरियंस के लिए या नहीं? हमें क्या ज़रूरत है कि क्लाइमेट के ऊपर तो काम करने की ज़रूरत है, लेकिन हम आइडियोलॉजिकल अगर काम करें या इस तरीके से काम करें कि लोगों के ऊपर कॉस्ट ऑफ लिविंग बर्डन आ जाएगा, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बर्डन आ जाए, हम यूज़लेस आइडियाज़ के ऊपर काम करने जिस तरह ये इलेक्ट्रिक बसेस हैं, फिर तो कोई फ़ायदा ही नहीं है इस चीज़ को इमरजेंसी डिक्लेयर करना। वो बस एक रेटरिक है जिसे हम कहते हैं, या एक वो लफ्ज़ हैं, और रियलिटी में उसका कोई ना हमें कोई फ़ायदा मिलता है। और वो चीज़ और वो मैं ये कहता हूँ कि अगर जब इस तरह के डिसीजंस लेते हैं तो वो जो क्लाइमेट के मकसद हैं, हम पीछे जाते हैं, आगे नहीं जाते इसलिए, क्योंकि लोग उसके बिल्कुल खिलाफ हो जाते हैं। जी, बिल्कुल, आपके जो क्लाइमेट इमरजेंसी की जो मोशन आई थी, उससे सिर्फ़ 2 कौंसलर ने नो में वोट डाला था। एक जस्टिन चो या वो चो जो थे चाइनीज़, जिनके ऊपर स्कैंडल भी बना था, और एक डैन डैन मिकलेन। बाकी सब ने येस में डाला था। अभी सोनिया शार्प वो कह रही हैं, नहीं मैं तो अब इसको आगे ख़त्म करूँगी क्लाइमेट इमरजेंसी को। वो ही सबसे बड़ा उसके ऊपर बन रहा है कि उसने येस में वोट दे के अब उसके बारे में बात कर रही है, क्योंकि हुँ। लोगों का वो रुझान देख कर के वो किस तरह का है। जहाँ तक आप पार्क की बात कर रहे हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट में प्रेरी विंड पार्क है, जहाँ लोग जाते हैं बर्थडे पार्टी, पाकिस्तान डे का फंक्शन और ये दुनिया जहाँ की चीज़ें, और वो लोग अपने बच्चे ले जाते हैं। छोटा सा एक वो भी हाइट भी बनी है, ऊपर चले गए, नीचे आ गए। यहाँ पर वार्ड 3 में कोई ऐसी चीज़ नहीं है। एक विवो सेंटर है आपका, कोई ऐसे जैसे आप नॉर्थ ईस्ट में भी जाते हैं, बड़े-बड़े पार्क हैं, आप बच्चों के बर्थडे हुँ। या इस तरह के अरेंज कर सकते हैं वो स्पेस लेकर। यहाँ आपके कोई पार्क नहीं है नॉर्थ ईस्ट के अंदर। हुँ। ये आप उसको दोबारा कहें? सॉरी, आप आखिरी कट ऑफ हो गए थे। आखिरी जो आखिरी, जो लास्ट यानी था। नॉर्थ ई वार्ड 3 में कोई ऐसा पार्क है जहाँ लोग जाकर अपने फंक्शन अरेंज कर सकें समर में, और हुँ। इस तरह का कर सकें काम तो। या वो भी एक हमने सुना है कि जो सबसे पहले जो करंट हमारे पार्क्स हुई हैं, एक मिसाल के तौर पे नोज़ क्रीक का एक हमारा पार्क है जो हार्वेस्ट हिल्स के एरिया के बिल्कुल जो अब हाँ, विलिंगटन जी हाँ, और जी हाँ, हार्वेस्ट हिल्स नर्सरी वो का सही है। उस एरिया में है। और वहाँ पे भी सिटी ने कभी एक नया एरिया स्ट्रक्चर प्लान का इरादा किया जिसमें ऑलमोस्ट 20,000 होम्स उसमें बनेंगे, मोस्टली जो हाई राइज और इस तरह के बनेंगे उस लोकेशन हाँ, के ऊपर। तो वो इस बात के ऊपर लोग काफ़ी, स्पेशली हार्वेस्टर्स के इलाके में वो काफ़ी उसके ऊपर अपोज कर रहे हैं। और मैं भी उस चीज़ के अपोज क्योंकि जो हमारा पहले से हमारे पार्क्स की कोई जगह नहीं है, तो जो ऑलरेडी जो 1 या 2 हमारे जो अपॉर्च्युनिटीज़ हैं या जो जो हमारे पार्क्स हैं जो हैं, वो उसको क्यों ख़त्म कर रहे हैं? तो ग्रीन स्पेस को हमारी और बनाने की ज़रूरत है। और ये जो मैंने पहले बात की थी कि हम डेवलप पहले करते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर को बाद में देखें, पार्क्स भी इसका हिस्सा है कि अगर हम नए डेवलपमेंट करते हैं तो पहले पार्क्स को बनाएँ और पहले पार्क्स को हम डेज़िग्नेट करें। और सिटी के तरीके हैं कि हम कई एरियाज़ को एक ज़ोनिंग के तरीके के साथ हम कई एरियाज़ को डेज़िग्नेट करें कि ये एज़ अ स्पेशल यूनिट फॉर पार्क्स या स्पेशल यूनिट फॉर एनवायरनमेंट। आप उस तरीके से आप कई इलाकों को डेज़िग्नेट कर सकते हैं कि ये एज़ अ फ्यूचर के लिए, हमारी फ्यूचर जनरेशंस के लिए एक पार्क बने। जिस तरह आप कह रहे हैं कि वार्ड 3 में कोई इस तरह का गैदरिंग का इलाका नहीं है जिसमें हम कह सकें कि फैमिलीज़ जा सकें। और जो छोटे-मोटे हैं, यानी लेट्स से जो प्लेग्राउंड्स हो जाएँ या इस तरह के हो जाएँ, स्पेशली जो ओल्डर कम्युनिटीज़ हो गए, वो भी एज हो रहे हैं, वो भी टूट रहे हैं एक तरह से। जो सैंडस्टोन और मक्यूआनी के जो इलाके में पार्क्स हैं, वो उनका भी अगर आप जाके देखें तो आप हैरान हो जाएँगे कि किस तरह सिटी ने किस तरीके से इनको मेंटेन किया हुआ है।
वो डेवलपर के पार्क होते हैं, वो सिटी से ज्यादा जो आपकी कम्युनिटी एसोसिएशन होती है ना, जिसे आप एनुअल फी देते हैं, उनका काम होता है। सिटी ऑफ हम्म। कैलगरी के पार्क नहीं है वो, तो जो आपका पूरा एरिया डेवलप हुआ है कम्युनिटी का, तो डेवलपर ने जो उसको अप्रूव उसमें कराया से है, तो काफ़ी उसमें सारे वो पार्क सिटी डेजिग्नेटेड पार्क्स हैं जो अनमेंटेन्ड हैं, जो अनमेंटेन स्पेशली जो सही है। जो ओल्डर कम्युनिटीज़ हैं, वो सिटी प्रॉपर्टी के ऊपर, और वो सिटी सिटी का जॉब है उनको मेंटेन करना। जो न्यूअर कम्युनिटीज़ हैं, वो आप सही कह रहे हैं कि वो डेवलपर उस चीज़ को मेंटेन करते हैं, और वो अच्छे तरीके से वो फिर मेंटेन हो जाते हैं। सही है। अच्छा, ये जो है, ये पार्क की भी बात हो गई, और इसका भी जो लास्ट काउंसलर हैं, उनका कौन से काम ऐसे थे जिनसे आप एग्री करते हैं, और कौन से काम ऐसे थे जिनको आप समझते हैं कि वो नहीं होने होने चाहिए थे? कोई ऐसा आपके लास्ट काउंसलर जो आपके पास हैं, दोनों, एक तो ज्योति गुंडा के हैं और एक जैस्मिन मियां है, आप उनके जो काम किया उससे एग्री करते हैं हर हर चीज से, या किसी चीज से एग्री नहीं भी करते? जो मैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं बोलूँगा वो ये है इसके ऊपर कि जिसके ऊपर मैं डिसएग्री करता हूँ वो ये है कि चाहे डज़न्ट मैटर कि आप पिछले 2 काउंसलर की एग्ज़ाम्पल ले लें या इवन उससे पीछे आप एग्ज़ाम्पल्स ले लें, जो हमारे काउंसलर जो हैं वो रिएक्टिव काउंसलर्स थे। रिएक्टिव का क्या मतलब हो गया कि उन्होंने अपने तरफ से कोई स्ट्रॉन्ग इनिशिएटिव कोई नहीं लेके आए जो वार्ड 3 के फ़ेवर में कोई अगर कोई काम हो। और उस वजह से वो रिएक्टिव का क्या मतलब हो गया कि अगर कोई इश्यू होता है, वो सिर्फ़ उस इश्यू के ऊपर थोड़ा बहुत बोलते हैं और उस प्रॉब्लम को थोड़ा बहुत सॉल्व करने के लिए कोशिश करते हैं, एंड दैट्स इट। हमारे हमारे जो लीडरशिप के लिए ज़रूरत है, वो एक्टिव लीडरशिप की ज़रूरत है कि प्रॉब्लम होने से पहले उस चीज़ को सॉल्व करें। और ये मैंने पिछले लीडरशिप में कभी भी नहीं देखा कि हम और वो एक्टिव तरीके से कम्युनिटी के साथ एंगेज करते हुए उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। जो मैं इश्यूज़ बोल रहा हूँ, चाहे ट्रांज़िट के ऊपर, चाहे पार्क्स के ऊपर, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, ये पिछले 3-4 इलेक्शन साइकिल से ये बार-बार ये लोग बोल रहे हैं कि ये हमारे इश्यूज़ हैं। मैं कल परसों एक रिपोर्ट पढ़ रहा था जो 2014 का रिपोर्ट था वार्ड 3 के ऊपर कि वार्ड 3 के क्या-क्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेफ़िसिट्स हैं। और लिटरली जो हर चीज़ उस रिपोर्ट का जो कन्क्लूज़न था, और उस सिटी का रिपोर्ट था, हर चीज़ जो कन्क्लूज़न था कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ट्रांज़िट के सर्विसेज़ नहीं है, वो हर चीज़ आज भी वो ट्रू है। और ये मैं कहता हूँ कि जो हमारी प्रीवियस जो लीडरशिप थी, वो उसकी वजह से है कि उन्होंने रिएक्टिव तरीके से काम किया, एक्टिव तरीके से काम नहीं किया। मैं किसी का एनिमी नहीं हूँ, जैस्मिन से भी मेरा एक अच्छा रिलेशनशिप है, ज्योति के साथ भी अच्छा रिलेशनशिप है, उससे प्रीवियस काउंसलर के साथ भी अच्छे रिलेशनशिप्स हैं। लेकिन मैं जो लीडरशिप की अप्रोच है उसके साथ मैं डिसएग्री करता हूँ कि लीडरशिप की अप्रोच के लिए हमें एक्टिव अप्रोच की ज़रूरत है कि ताकि हम हमारे जो इश्यूज़ जो एक्चुअल हमारे इश्यूज़ जो फेस कर रहे हैं, और जो दूसरे कैंडिडेट्स हैं वो भी उसी लाइन के ऊपर चल रहे हैं, चाहे वो यूनियन बैक्ड कैंडिडेट्स हों या कोई दूसरे कैंडिडेट्स हों, वो भी उसी लाइन के ऊपर चल रहे हैं कि रिएक्टिव लीडरशिप के ऊपर सेम इश्यूज़ के ऊपर बोल रहे हैं और सेम चीज़ों के ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन उसका कोई रिज़ल्ट्स हमारे उस तरीके से नहीं निकले। जी, बिल्कुल। अच्छे खासी आपसे डिस्कशन हो गई। 1-2 क्वेश्चन और रह गया, फिर इंशाल्लाह आपसे कंटिन्यू रहेगा इलेक्शन से पहले। इंशाल्लाह। ये जो आर्ट के बारे में जो बजट है, और ये 96 एवेन्यू का जो रिंग है, ब्लू रिंग, ये आपकी वार्ड में आता है या वार्ड 5 के अंदर आता है? और आप क्या ब्लू समझते हैं, की इस तरह के प्रोजेक्ट बनाने से बेहतर है कि इसे फंड को कहीं और ट्रांसफर किया जाए जहाँ ये रिक्वायर्ड है? मेरा 500,000 ख़्या का इन्होंने रिंग बना दिया है, जिसके ना कोई सर ना पैर। तो उसके बारे में आपका ख़्याल क्या है? वो एक मेरे ख़्याल में ये वार्ड से थोड़ा-सा बाहर है हमारे, वार्ड 3 वो मैप को चेक करना पड़ेगा, लेकिन मैं तो इस तरह के प्रोजेक्ट को मैं अपोज़ करता हूँ। जो रियलिटी क्या होता है कि $5 लाख आप किसी अच्छे इनिशिएटिव के ऊपर स्पेंड करें जो कम्युनिटी को भी फ़ायदा हो, चाहे वो होमलेस के ऊपर हो या किसी दूसरे यानी आप कितने अगर अगर आर्ट ही बनाना है, तो एक अच्छे तरीके से आप कम्युनिटी का आर्ट के इनिशिएटिव्स करें कि ताकि जिसका कॉस्ट भी कम हो और लोगों को गैदर करें और अच्छे तरीके से जो काम होने वाला है वो हो। तो मैं इस तरह के इनिशिएटिव्स के ऊपर जो जो मैं रियल उसको फ़ायदा मैं कोई नहीं कर सकता कि उस ब्लू रिंग बनाने में हमें क्या फ़ायदा हुआ। मुझे तो नहीं लगता कि हमें डेकोरेशन कोई के लिए बनाते हैं, ज़रा लोगों को देखने में अच्छा लगे। और ऐसा ये मुझे जैसे अच्छा भी नहीं यूएस लगता। में ये मैं जाता हूँ, हाँ, यूएस में मैं जाता हूँ, वहाँ जो भी आर्ट होता है, पब्लिक आर्ट, उसे एक जगह नहीं रखते। आप नेक्स्ट टाइम जाएँ, वहाँ कुछ और लगा होगा, वो उसे कहीं और मूव कर देते हैं। ये जब से हुँ। लगा है, और इतना इनके लिए शेमफुल है कि ये उसके बारे में बात ही नहीं करते।
ना उसको वो हिलाया अपनी जगह से, वरना स्टोनी में कहीं और लगा देते रोड के ऊपर, शायद अच्छा लगता, किसी जगह शायद वो फिट आ जाता। खैर वो तो अब इश्यूज हैं, और वो बाकी भी जो आर्ट बनाए वो भी ऐसे ही हैं सारे, कोई एक ढंग का नहीं है उसके अंदर। तो एक पहले भी वो आई थी रेजोल्यूशन कि इसके फंड को कहीं और ट्रांसफर किया जाए, लेकिन वो रिव्यूज हो गई वो उसके अंदर, तो बहुत सारे इश्यूज हैं। फिर तो बहुत अच्छी बात हुई। और कोई आपके लिए मैसेज, आप वो कम्युनिटी को कोई पैगाम अगर करना चाहते हैं तो बताएं, कोई पैगाम है आपका डेफिनेट कम्युनिटी के लिए? डेफिनेटली आखिरी में जो बात ये करूँगा कि जो वार्ड 3 के जो इलाके आते हैं, अगर आप कैरिंगटन, लिविंगस्टन, पैनोरामा हिल्स, कंट्री हिल्स, कवेंट्री हिल्स, हार्वेस्ट हिल्स, हिडन वैली, मैक्यूएन और सैंडस्टोन के रेजिडेंट हैं, अब बेशक मेरे वेबसाइट को विजिट करें। हमें हर हेल्प की सपोर्ट की ज़रूरत है, चाहे आप खुद हों, आपके बच्चे हों, वॉलंटियर करने के लिए, कैंपेन को सपोर्ट करने के लिए। अगर आप अपने घर के ऊपर अपना हमारा एक साइन लगाना चाहते हैं, तो आप मुझे खुद डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं, और आप हमारे वेबसाइट के ऊपर रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। हमारी फुल कम्युनिटी की सपोर्ट की ज़रूरत है, कि हमें जो लीडरशिप की ज़रूरत है वो हमें नई लीडरशिप की ज़रूरत है, यंग लीडरशिप की ज़रूरत है, जो हमारे नेक्स्ट जनरेशन को लेकर जाए और काम अच्छे तरीके से करे, जो पहले नहीं हुआ। सो ये मेरा मैसेज है सबके लिए, और जज़ाकल्लाह जी, आपने बहुत अच्छा बात टाइम है। दिया बहुत और अच्छा और आपके साथ सुना। डिस्कशन हुआ, बहुत अच्छा है, और हम तो चाहते हैं कि आप आएँ। जो लोग हैं जिन्हें यहीं के हैं, कैलगरी में पैदा हुए हैं और यहीं एजुकेटेड हैं, तो वो लोग सामने आए जो कि इसको बेहतर तरीके से समझते हैं। उनका माइंडसेट डिफरेंट है, जो पाकिस्तान से आए उनका माइंडसेट डिफरेंट है। तो इंशाल्लाह, और हमारी बाकी लोगों से भी यही अपील है कि आप इन्हें सपोर्ट करें। अगर आप वार्ड 3 में रहते हैं, पाकिस्तानी कम्युनिटी का बहुत बड़ा नंबर है वहाँ पर वार्ड 3 के अंदर, तो डेफिनेटली। इंशाल्लाह आपको सपोर्ट मिलेगी। और वो इनकम्बेंट आपके काउंसलर नहीं है, सारे नए कैंडिडेट हैं, तो इंशाल्लाह आपको इसके अंदर सपोर्ट मिलेगी। फिर आपके इंशाल्लाह वो बात होती रहेगी आपसे इलेक्शन से पहले तक, और इलेक्शन में भी कामयाब आप इंशाल्लाह होंगे तो आपसे कांटेक्ट रहेगा। तो इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी आपका। जज़ाकल्लाह, आपने टाइम दिया। ओके, टेक केयर, बहुत अस्सलाम शुक्रिया, वालेकुम। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।